तो चलिए बच्चों, आज आपका अगला टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था ठोस अवस्था के पहले टॉपिक के बारे में। क्या क्या ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों के बारे में पढ़ाया था, फिर अक्रिस्टलीय ठोस के उपयोग के बारे में भी बताया था। वहीं पे अक्रिस्टलीय ठोस आपका खत्म हो गया था। मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो क्रिस्टलीय ठोस पर ही है। अक्रिस्टलीय ठोस का रोल वहीं पे खत्म हो गया। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं देखेंगे हम। देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए, क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं। जो वास्तविक ठोस हैं वो हमारे क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं। तो क्या होते हैं परिभाषा के रूप में, वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवीकरण मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, क्या अणु, परमाणु और आयन। क्या होते हैं अवयवीकरण? अणु, परमाणु और आयन। फिर से देखेंगे, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवीकरण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। त्रिविम क्या होती है? जिसमें तीन विमाएं होती हैं। आप पढ़ते हो, एक विमा, द्विविमा, त्रिविम। त्रिविम को आगे अगले वीडियो में फिर से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि पूरा त्रिविम पे देखेंगे क्या है। त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं तथा इनमें कणों की दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। पिछले वीडियो के क्रिस्टलीय गुणों में मैंने आपको समझाया था क्या दीर्घ परास व्यवस्था क्या होती है। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। क्या वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवीकरण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं और इनमें कणों की एक दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। बहुत छोटी सी परिभाषा है। आगे इसी के बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। देखिए, 12th में क्या होता है, केमिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ आपको इंग्लिश में भी थोड़ी सी केमिस्ट्री आनी चाहिए। क्या कहेंगे हम? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो बंधों की प्रकृति के आधार पर या बंधों के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के ठोस होते हैं। पहला होता है आपका आयनिक ठोस। कौन सा है? आयनिक सॉलिड। दूसरा है आपका धात्विक ठोस। कौन सा बच्चों? धात्विक, या कह सकते हो मेटेलिक सॉलिड। तीसरा है आपका संयोजी ठोस। इंग्लिश में बोलेंगे इसको कोवैलेंट सॉलिड। और ये चौथा आपका होता है आणविक ठोस। आणविक ठोस, इसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये चार प्रकार के ठोस आपके कौन से ठोस? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनके गुण के बारे में अभी देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इनको कैसे हम याद करते हैं वो देख लेते हैं जरा सा। एक बहुत अच्छा टर्म है IMCM, थोड़ा सा हटके है। IMCM, आई एम चीफ मिनिस्टर। ये लाइन आपको याद हो जाएगी, लेकिन ये हमें कैसे हेल्प करेगी? आई का मतलब क्या हो गया? आयनिक सॉलिड। M का मतलब क्या हो गया? मेटेलिक सॉलिड। C का मतलब क्या हो गया? कोवैलेंट सॉलिड। और M का मतलब फिर से क्या हो गया? मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी कि चार प्रकार हम कैसे याद कर सकते हैं? आई एम चीफ मिनिस्टर, यानी कि IMCM। इस बात को आप याद कर लीजिए और इससे आपको ठोसों, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार याद हो जाएंगे। इनके बारे में डिस्कस। तो बच्चों, हमारा क्रिस्टलीय ठोस का पहला है आयनिक ठोस। हमने आपको बताया कि हम एक एक ठोस के बारे में आराम से वर्णन करेंगे। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं, इनके कुछ गुणों को मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला गुण देखिए, आयनिक है। आयनिक का मतलब क्या होता है? आयन। आयन कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। तो आयन यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। तो वही चीज यहाँ पर भी देखेंगे। इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयां यानी कि इनकी बनावट, इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयां धनात्मक
एवं ऋणात्मक आयन होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन होते हैं। पहला गुण है इसका कि इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयां कैसी होती हैं? धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों की बनी हुई। दूसरा है इनमें प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या से घिरा होता है। कल मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था Na+ Cl- Na+ Cl-, फिर Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, तो आप देखिए एक आयन यानी कि मान लिया हमने Na+ है, अब Na+ को आप देखिए चारों तरफ Cl-, चारों तरफ कैसे हैं? Cl-, यानी कि प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित यानी कि एक प्लस वाला नेगेटिव से घिरा हुआ होगा। तो देख रहे हो Na+ आपका किससे घिरा हुआ? चारों Cl से। वही लिखा है कि प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या से घिरा होता है। Cl को देखेंगे यहाँ पर, अगर हम देखते हैं यहाँ ये वाला Cl देखते हैं तो Cl देखिए ये एक Na+ से, ये एक Na+ से, ये एक Na+ से और ये Na+ से। तो इस प्रकार आप देखते हैं दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या आता है? बहुत कॉमन सा पॉइंट है, ये कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। कठोर तो आपको समझ में आता है, लेकिन भंगुर क्या होता है? भंगुर होता है कि ऐसा ठोस जो पीटने पर टूट जाए। तो इस एग्जांपल में हमने क्या लिया? सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड को हम किस नाम से जानते हैं? नमक। तो आप देखते हो नमक को आप पीटते हो चादर बनती है उसकी? नहीं। क्या तार बनता है उसका? नहीं। क्या होता है? नमक को पीटने पर वो टूट जाता है, यानी कि ऐसी प्रकृति को क्या कहते हैं? भंगुर कहते हैं। भंगुरता का गुण पाया जाता है। चौथा पॉइंट है गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम इसमें बात करेंगे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट आदि। इन चारों गुणों को आप आयनिक ठोस हेडिंग डाल के नोट कर लेंगे। दूसरा है हमारा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस यानी कि धातुओं का ठोस। धात्विक का मतलब क्या होता है? धातु। देखिए बच्चों, पहली बात समझ लीजिए धातु क्या होती है। धातु के अंदर एक बहुत प्रमुख गुण पाया जाता है। क्या? इलेक्ट्रॉन को त्यागना। इलेक्ट्रॉन त्यागने का ही गुण होता है धातु के पास, सबसे बड़ा गुण होता है। उसी के आधार पर हम देखेंगे क्या कि इनमें गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? धात्विक ठोसों में, जो क्रिस्टल में फैले होते हैं। क्या होता है? इनमें गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्रिस्टल में क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। दूसरा गुण होता है प्रत्येक धात्विक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? निकालता है या त्याग देता है, जिससे वो धातु धनायन और इलेक्ट्रॉनों का एक समूह बनाता है। तीसरा गुण क्या आता है इसी दूसरे गुण के आधार पर कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि जो धातु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, ठीक है, वो क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन या कह सकते हो गतिशील इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से यानी कि इन्हीं के कारण धातुएं कैसी जाती हैं? आघात वर्धनीय गुण आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा धातुओं का। ये गुण कैसा होता है कि धातुओं को जब आप पीटते हैं या उनको ऊपर चोट मारते हैं तो वो टूटती नहीं है, वो क्या जाती हैं? चादर बन जाती हैं। और पीटो तो वो धार बन जाती है, तन्यता का गुण आ जाता है। किस कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो क्या हो गया? लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, या कह सकते हो मिश्र धातु। कौन कौन सी होती है मिश्र धातुएं? बताइए। पीतल, कांसा आदि, है ना। तो ये क्या हो गया? धात्विक ठोस के एग्जाम्पल हो गए। तो चलिए तीसरे ठोस पे आते हैं। हमारा तीसरा ठोस है कौन सा? सहसंयोजी ठोस। तो देखिए सहसंयोजक ठोस में हम आपको पहले एक बार बताएंगे कि आपने बंध पढ़ रखे होंगे। कौन कौन से बंध होते थे? धात्विक बंध होता था, आयनिक बंध होता था, और एक बंध आता था सहसंयोजी बंध। एक उप सहसंयोजी भी पढ़ते थे आप लोग। तो सहसंयोजी बंध क्या होते थे? हम देखते थे क्या उसमें कि उसमें बराबर की साझेदारी होती थी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा भी 2 देगा, 3 देगा तो तीसरा भी 3 देगा। इसी प्रकार सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते थे। याद करिएगा। तो सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं? इनमें परमाणु जो होता है वो सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़कर एक विशाल जाल का निर्माण करता है। पहले मैं इसके आपको एग्जांपल बता देता हूं। क्या? हीरे का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, खूब सारी संरचनाएं बनी हुई होती हैं। तो उसी प्रकार से इनमें परमाणु सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़कर एक विशाल जाल का निर्माण करता है। दूसरा गुण क्या आता है कि इनमें परमाणु जो होते हैं वो अति प्रबलता के साथ जुड़े होते हैं। बहुत ही मजबूती के साथ इसमें परमाणु जो होते हैं वो जुड़े होते हैं।
और इसी कारण ये ठोस क्या होते हैं, कठोर और भंगुर होते हैं। अब जैसे हीरा है, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, हीरा क्या होता है, कठोर तो खूब होता है, लेकिन जैसे ही आप हीरे को के ऊपर दबाव डालते हो या उसको तोड़ने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, हीरे में हीरा टूट जाता है, चूर हो जाता है उसका। तो हमने बताया भंगुरता का गुण क्या होता है, जैसे नमक में, नमक को आप नमक के ऊपर आप चोट मारिए तो नमक क्या होगा, टूट जाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि नमक की परतें बन जाएंगी, नमक के तार बन जाएंगे, नहीं नहीं। तो बिल्कुल हीरे के अंदर भी वही गुण कौन सा है, कठोर तो है, कठोर तो है, लेकिन कठोर के साथ साथ कैसा है, भंगुर भी है। अगला पॉइंट, ये सामान्यतः विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं खींच सकती है। अब यहीं पर आपका आता है क्या, रसायन विज्ञान की एक सबसे अहम कड़ी क्या आती है, अपवाद। क्या आता है, अपवाद। क्योंकि जहां रसायन विज्ञान है वहां अपवाद ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि रसायन विज्ञान का दूसरा नाम ही क्या होता है, अपवाद। क्या इसमें अपवाद है इस बात में, जैसे पहले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं आपसे तो क्या हो गया आपका, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि, ये क्या है, सहसंयोजी ठोस के उदाहरण हैं। तो हमें पता है हीरा विद्युत का कुचालक होता है, परंतु क्या ग्रेफाइट भी विद्युत का कुचालक होता है, नहीं, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इस बात का जवाब आप लोग हमें देंगे, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क हो गया। क्या, कारण बताना। क्या बताना है, कारण बताएं कि क्यों हीरा विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इसको नोट करेंगे आप लोग, उसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, आ जाते हैं आपके किस पे, होमवर्क पे, यानी कि गृह कार्य पे। पहला आपका काम है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों को अलग अलग करना है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, नैफ्थलीन है, बेंजोइक अम्ल है, टेफ्लॉन है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, सेलोफेन है, कांच है, कॉपर है, आयोडीन है। आपको दिख रहे होंगे। इनमें आपको बताना है कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है और कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। अलग अलग टेबल बनाएंगे दोनों की और छाट छाट के लिखेंगे। आप मदद ले सकते हैं बिल्कुल इंटरनेट की, उसके बाद आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है क्या, वही मैंने आपको बताया था कि हीरा विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इस बात का कारण बताएं क्यों होता है ऐसा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप नोट कर लीजिए इसको।